हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5 यानी कि विद्युत धारिता का लेक्चर नंबर 5। और जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है वो इसको देखने से पहले लेक्चर 4 देख ले, अदरवाइज इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेक्चर 4 में हमने कराए थे संधारित्रों का सीरीज और पैरेलल यानी कि श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन, जिसको कराने के साथ साथ इसके बेसिक न्यूमेरिकल भी हमने वहां पे पढ़े थे। अब इस लेक्चर में हम केवल और केवल एडवांस न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड। एडवांस का मतलब पहले ही बता दूं, ज्यादातर बच्चों की ये धारणा होती है एडवांस मतलब जो 12th में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल 12th के ही हैं, एक आध नहीं भी है, वो मैं बता दूंगा जब वीडियो सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन, वहां पे बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके के जनरली 12th में पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम मतलब एक दो ही न्यूमेरिकल ऐसे कराऊंगा जो इस तरीके के होंगे, उनको सीखना जरूरी है तुम्हारे लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रतिरोध में भी इसी तरीके का चलेगा। तो ये अगर तुम संयोजन, संधारित्रों का संयोजन सीख लो तो प्रतिरोधों का संयोजन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, सेम टू सेम चलता है, कोई अंतर इसमें नहीं है, बस सूत्र उल्टे होते हैं। इसमें श्रेणी का फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, वहां पे श्रेणी का फॉर्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2, जबकि इसमें श्रेणी का जो होता है उसमें समांतर का होता है, उसमें समांतर इसमें श्रेणी। इस तरीके से उल्टे फॉर्मूले चलते हैं। चलो, टॉपिक है अपना संधारित्रों का संयोजन, एडवांस न्यूमेरिकल, जिसमें एडवांस न्यूमेरिकल्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है टाइप 1, लघु पथित परिपथ। लघु पथित परिपथ, ऐसे परिपथ जो लघु पथित होते हैं या फिर जो जिनकी अर्थिंग कर दी जाती है, जिनकी क्या कर दी जाती है? अर्थिंग। उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखो, लघु पथित परिपथ के क्वेश्चन देख लो। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं मैं। इसमें ऐसे एक सर्किट है जहां पे एक कैपेसिटर यहां पे लगा है और दूसरा कैपेसिटर यहां पर लगा है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच में इसकी तुल्य धारिता निकालनी है, यदि इन दोनों की धारिता, इसकी भी सी और इसकी भी धारिता सी हो, तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर इस परिपथ की जो तुल्य धारिता है वो c/2 हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों श्रेणी में है तो 1/c उस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं इसमें एक छोटा सा काम कर दूं, मैं यहां पर एक ऐसा वायर लगा दूं, खाली वायर लगा दिया जिस पर कोई संधारित्र या प्रतिरोध वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसका प्रतिरोध भी नेग्लिजिबल या नगण्य, जीरो माना जाता है। एक्चुअल में जीरो नहीं होता है पर लगभग क्या मान जाता है? जीरो। अब देखो, जब इसको बैटरी से जोड़ोगे तुम, इसको बैटरी से जोड़ा मान के चलो, काल्पनिक रूप से बैटरी से जोड़ देते हैं इसको, ये मैंने बैटरी से इसको जोड़ दिया। ठीक, जैसे इसको बैटरी से जोड़ा, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ, करंट तो फ्लो होगा जब तक ये चार्ज नहीं हो जाएंगे। इस वाले परिपथ में करंट यहां से जाएगा, वो आगे की तरफ ना जाके यहां से होता हुआ बैटरी में वापस। तो ध्यान रखना, ऐसे परिपथ में करंट कभी भी संधारित्र के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट हमेशा ऐसा रास्ता फ्लो होने के लिए ढूंढता है जहां पर रुकावट कम से कम हो, और यहां पे तो रुकावट डीसी के लिए अनंत होती है, मतलब इसमें से लगातार करंट फ्लो नहीं हो सकता। किसमें से? संधारित्र में से। लेकिन इस वाले परिपथ की अगर मैं बात करूं तो यहां पे करंट यहां से ऐसे चार्ज फ्लो हो जाएगा, पूरा चार्ज फ्लो होके संधारित्र में जाएगा ही नहीं, और संधारित्र में चार्ज जाएगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में संधारित्र की तुल्य धारिता 0 होगी, मतलब वहां चार्ज इकट्ठा होगा ही नहीं। तो यहां ऐसे सवालों में C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? बोलो, 0। इस सवाल का आंसर है, जब कोई चार्ज ही नहीं जा रहा है तो इसका आंसर आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 0। इसका मतलब यह है इस परिपथ की धारिता 0 होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसे सवालों में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, अगर मैं काम करता हूं कि ऐसे करके दो संधारित्र यहां पे जोड़ दिए और यहां से एक परिपथ ऐसे और एक संधारित्र में यहां पर जोड़ देता हूं, और ये वो दो बिंदु हैं A और B।
जिनके बीच में मुझे परिपथ की तुल्यधारिता निकालनी है। तो इसका जवाब भी देखो। सबसे पहले ये देखो कि ये वाला परिपथ लघुपथित है या नहीं, सीधा अर्थिंग हो रही है नहीं हो रही इसकी। तो यहां से जाएंगे ऐसे 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 और ऐसे, पार निकल गए हम। बीच में कोई भी संधारित्र या कोई भी प्रतिरोधक या कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं आया। तो इसका मतलब इस परिपथ की भी तुल्यधारिता 0 होगी। 0 होने का मतलब है इसमें बिल्कुल भी चार्ज कलेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3। देखो, हम फिर से यही सवाल ले रहा हूं मैं। ये देखो, सवाल यही है, बस थोड़ा सा बदल जाएगा ये सवाल इस तरीके से। ऐसे करके मैं सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूं। ये देखो, ये वाला बिंदु है A और इधर वाला बिंदु है B। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इस परिपथ की भी तुल्यधारिता 0 होगी। तो देख लो, डायरेक्ट ऐसा कोई परिपथ बन रहा है क्या, इसमें ऐसा कोई रास्ता है क्या करंट को फ्लो होने के लिए, जहां से करंट डायरेक्ट फ्लो हो जाए। तो यहां से आएगा करंट, ऐसे आके ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे, और यहां से होता हुआ दूसरे टर्मिनल पे। तो इन दोनों पर चार्ज जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। तो यहां पे भी परिपथ की तुल्यधारिता कितनी होगी, 0। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें सीधा परिपथ हो। जैसे देखो एक, अच्छा, इस तीसरे सवाल में यहां पे मैं एक संधारित्र जोड़ दूं, यहां पर एक संधारित्र जोड़ दूं, तो परिपथ की तुल्यधारिता 0 होगी क्या, नहीं होगी। तो साहब कितनी होगी, वो अगले टाइप के जो सवाल हैं उनमें बताऊंगा कि ऐसे परिपथ की धारिता कितनी होगी। ये सवाल भी वहां पे आएगा, ठीक है। अब एक सवाल में ऐसे दे देता हूं कि भाई ऐसे एक संधारित्र ये रहा, ये सीधा परिपथ है, और एक संधारित्र ये रहा, और तुमसे पूछ लिया जाए ए और बी के बीच के ए और बी के मध्य धारिता ज्ञात करो। तो तुमको पता है C इक्विवेलेंट बराबर 0। 5वां सवाल, अगर मैं एक सवाल ऐसे ले लेता हूं, कैसे, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं हम। देखो, यहां पर एक संधारित्र यहां पर जुड़ा हुआ है, एक संधारित्र यहां पर जुड़ा हुआ है, एक संधारित्र यहां पर है, और एक संधारित्र यहां पर जुड़ा हुआ है। अब तुमसे पूछा जाता है इस परिपथ की धारिता ज्ञात करो। इस पर चाहो तो इसको ऊपर तक जोड़ सकते हो ऐसे। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि इस परिपथ की धारिता ज्ञात करो, तो इसका जवाब भी क्या होगा, 0। कैसे, करंट यहां से जाएगा, ऐसे जाता हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, सीधा अर्थ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लघुपथित परिपथ हैं और इन सब की तुल्यधारिता C इक्विवेलेंट बराबर कितनी होती है, 0। तो ये पहले टाइप के सवाल थे। कोई भी सवाल में तुमको ऐसा परिपथ दिख जाए जिसमें से करंट को किसी भी संधारित्र से फ्लो होने की जरूरत पड़े ही नहीं, तो ऐसे सभी सवालों का आंसर क्या होता है, 0। तुल्यधारिता हमेशा क्या आती है, 0। तो ये देखो, पहले टाइप के सभी सवाल मैंने करवा दिए हैं। जो नहीं करवाए वो खुद कर लेना। ऐसा कोई भी सर्किट बनाओ जिसमें सीधा करंट फ्लो होता हुआ 0 हो जाए, सीधा फ्लो होता हुआ अर्थ में चला जाए, तो ऐसी कंडीशन में तुल्यधारिता हमेशा क्या आएगी, 0। अब चलते हैं टाइप नंबर 2, दूसरे टाइप के सवाल। देखो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, यानी कि तार संयोजन से संबंधित प्रश्न। अब तार के जो कनेक्शन है, तार का कनेक्शन अलग अलग तरीके से करने से हमको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सवाल में, कि एक तार यहां से यहां जोड़ दिया, वहां से वहां जोड़ दिया, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। तो मैंने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि उस सवाल को अगर उसमें एक संधारित्र बीच में होता तो कैसे हल करते। तो सबसे पहले वही सवाल मैं इसमें लेता हूं। देखो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 ये है कि अगर मैं एक ऐसा परिपथ बनाता हूं जिसमें यहां पर संधारित्र है, इसके बाद में एक संधारित्र यहां पर है, और एक संधारित्र को मैं यहां बीच में ले लेता हूं। एक संधारित्र यहां पर है, इस संधारित्र की धारिता है C, इसकी धारिता भी C और इसकी धारिता भी C, और तुमसे पूछ लिया जाए कि A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। A और B के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें तुमको देख के समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये तीनों श्रेणी में है या तीनों समांतर में है या कौन से क्रम में है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये इसके श्रेणी में है तो ये टर्मिनल बीच में आ गया। अगर ये दोनों श्रेणी में है, कब होते श्रेणी में, जब ये नहीं होता।
लेकिन यहां पे तो ये है और है तो इस श्रेणी में नहीं मान सकते। समांतर में भी इसको कैसे माने, आगे भी जा रहा है तो समांतर में भी इसको नहीं मान सकते, तो बड़ा कंफ्यूजन सा यहां पे क्रिएट हो रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ऐसे सवालों के लिए एक चीज हमको हर बार माननी पड़ेगी, और वो चीज क्या है, ऐसे मान लो, माना कि ये बैटरी से जोड़ा, ए और बी के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करने का मतलब ये है कि बैटरी जुड़ी है ए और बी पर। यहां पे हमने एक बैटरी जोड़ दी, काल्पनिक रूप से जोड़ देते हैं, सवाल में जोड़ के दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। अब बैटरी का विभवांतर है V, तो पॉजिटिव टर्मिनल का विभवांतर होता है V, विभव होता है V, और नेगेटिव टर्मिनल का विभव होता है 0। तो जब इनका विभवांतर निकालते हैं V-0 तो V आता है, ठीक है। अब V को मैं मिटा देता हूं तो V 0। ऐसे सवालों के लिए ये देखो, अगर मान के चलो कोई भी तार है, इस तार पर कितने भी बिंदु ले लो तुम, कितने भी बिंदु ले लो भले ही, अगर यहां पे कोई संधारित्र नहीं जुड़ा है तो जितना विभव इस जगह पे होगा उतना यहां पे होगा, प्रत्येक जगह विभव समान होगा अगर इस पे कुछ जुड़ा नहीं है। अगर एक तार है, मैं कहूं कि इस जगह पे जितना विभव है, क्या इस जगह पे भी इतना विभव होगा, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन मैं कहूं कि यहां 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 सब जगह विभव कैसा होगा, एक समान, लेकिन इसमें इन दोनों बिंदुओं पर विभव एक समान नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बीच में कुछ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से विभव एक समान नहीं होगा। अब इस सवाल पे आते हैं, यहां पे विभव है कितना B, यहां पे 0, तो यहां से लेके यहां तक कुछ नहीं जुड़ा है, कुछ नहीं जुड़ा, तो यहां विभव B, यहां V, तो यहां पर भी V, इधर 0, यहां भी 0, और यहां पर भी विभव कितना 0, यहां पर भी विभव कितना 0, ठीक। अब ये चीज कहां तक जा सकती है, देखो यहां से लेके यहां तक भी कुछ नहीं जुड़ा, तो यहां विभव V है, तो यहां पर भी विभव V। अच्छा, यहां पे विभव 0 ले सकते हैं क्या, देखो इधर से चल के देखते हैं, यहाँ 0, यहां से जाते हैं तो यहां पर यहां से यहां तक आने में ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं जुड़ा, संधारित्र जुड़ा है, तो यहां पे विभव कितना V, इस V की वजह से, क्योंकि कुछ नहीं जुड़ा तार पर। अब इधर से चलते हैं, यहां 0, तो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसका मतलब यहां पे जो विभव होगा उतना ही विभव यहां पर भी होगा, तो इन दोनों का विभव आपस में कैसा हो जाएगा, समान। अब यहां पर विभव अगर मैं देखूं तो यहां V है, तो यहां तक तो V होगा, यहां 0 है, तो यहां तक भी कितना होगा 0, इस जगह पे कितना होगा 0, इस जगह पे कितना होगा B। तो इस तरीके से एक बार विभव, प्रत्येक बिंदु का विभव तुम लिख लो। अगर तुमने प्रत्येक बिंदु का विभव निकाल लिया तो सवाल हो गया। देखो यहां पर V है, तो इन दोनों बिंदुओं पे V हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कुछ नहीं जुड़ रहा, बीच में कोई संधारित्र नहीं है, तो विभव समान होगा। अब हम आते हैं, यहां से यहां तक विभव समान नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है, संधारित्र। तो इधर से देख लो, यहां से लेके यहां तक विभव एक समान रहेगा, यहां 0 तो यहां 0, यहां भी 0। इस तरीके से तुम सेट करना सीख लो। 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे इस तरीके के, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो इसको। अब इसका दूसरा परिपथ बनाओ जो कि इस विभव के आधार पर बनेगा। देखो इसमें 2 बिंदु हैं भैया, एक तो बिंदु है A और दूसरा बिंदु कौन सा है B। A और B 2 बिंदु है, A का विभव कितना है V और B का विभव कितना है 0, ठीक। अब यहां पे सभी संधारित्र 0 और V के बीच में जुड़ रहे हैं। देख लो, पहला ये संधारित्र V और 0 के बीच में जुड़ रहा है, ये वाला संधारित्र भी 0 और V के बीच में जुड़ रहा है, और ये वाला संधारित्र भी V और 0 के बीच में जुड़ रहा है। तो सबका विभवांतर कितना है, सबका विभवांतर कितना है V। अब देखो सबसे पहले इस वाले संधारित्र की बात करता हूं, तो इसको जोड़ना है V और 0 के बीच में। तो ये तो है V और ये है 0, इसके बीच में इसको जोड़ना है, यहां पे मैं जोड़ देता हूं, सही है। धारिता कितनी है C। पहला संधारित्र ये वाला मैंने उठा के जोड़ दिया A और B के बीच में, क्योंकि इसका विभवांतर 0 और V है, और 0 V ही A और B का विभवांतर होता है। अब दूसरा संधारित्र है वो भी 0 और V के बीच में, तो इसको भी 0 और V के बीच में ही जोड़ो। यहां से 0 और V के बीच में इसको भी जोड़ दो। देख लो, इसके इस सिरे पे विभवांतर V, इस सिरे पे 0, और वही 0 और V तो है इसके दोनों सिरों पर। अब तीसरे संधारित्र को ले लो, ये भी V और 0 के बीच में जुड़ा है, तो एक साइड में तो कितना V और दूसरी साइड में कितना 0। तो बताओ ये तीनों के तीनों किस में आ गए, समांतर में आ गए। अरे आया कि नहीं सवाल समझ में। तीनों के तीनों संधारित्र समांतर में आ गए। ऐसा डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमने जैसे ही विभवांतर विभव वाले तरीके से किया तो ये हमारे सामने आ गया। अब मैं पूछूं कि इसका जवाब बताओ,
इसके लिए C इक्वलेंट बराबर होगा 3C, तीनों समांतर में तो C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। बोलो समझ में आ गई होगा पहला सवाल। इस तरीके से सवाल करते हैं इसमें। चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें से बैटरी को मिटा देता हूं, ये काल्पनिक रूप से मानी जाती है, जिससे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को, इसलिए आगे चल के हम ऐसा नहीं मानेंगे, डायरेक्ट V और 0 लिख के सॉल्व करेंगे इसको। तो दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में एक कंसेप्ट फिर से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो हर सवाल में तुमको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और जो चीज मैं जैसे बताता जाऊं उस सवाल के हिसाब से उसको सीखते जाना, ठीक है। आगे चल के इन चीजों का बहुत काम पड़ेगा। देखो अब ये परिपथ है, बस अंतर इतना सा है कि इस संधारित्र को मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया है, ठीक है, यहां रख दिया। अब इस परिपथ की धारिता कितनी होगी, क्या वही जवाब होगा या फिर कुछ दूसरा होगा, देखते हैं। देखो अगर मैं इसको बैटरी से जोड़ता हूं तो इसको V विभवांतर से, B विभव से जुड़ेगा और ये वाला 0 विभव से जुड़ेगा, ठीक है। अब मैं बैटरी जोड़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बता दी मैंने सेम ऐसे ही। अब इस जगह पर विभव कितना होगा V, इस जगह पे विभव कितना होगा V, इस जगह विभव कितना होगा 0 और इस जगह विभव कितना होगा 0, क्योंकि बीच में कोई टर्मिनल पर कोई संधारित्र है नहीं। अगर यहां पे एक संधारित्र जोड़ दें तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब यहां से यहां तक भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ, कोई संधारित्र नहीं है बीच में, तो यहां का विभव V है तो यहां का विभव भी V, और यहां का विभव V है तो यहां से यहां तक भी कोई संधारित्र ना होने की वजह से विभव V, यहां पे 0 यहां पे 0। अच्छा अब इसमें मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो इसमें दो बिंदु थे, एक तो था A और B के अलावा तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे A और B है। ऐसा भी होगा कई सवालों में A और B के अलावा भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखो A और B, A का विभव कितना है B और B का विभव कितना है 0, ठीक है। अब A और B, B का विभव B, A का विभव B और B का विभव 0। यहां पे देखो सबसे पहले संधारित्र की बात करो जो बीमारी की जड़ है। ये वाला संधारित्र 0 और V के बीच में जुड़ रहा है और ये वाला भी 0 और V के बीच में, अब V और 0 के बीच में जुड़ रहा है। लेकिन ये किसके बीच में जुड़ रहा है, B और V के बीच में। अच्छा दो बिंदुओं का अगर मैं कहूं कि इनके बीच में विभवांतर कितना है तो V, और इनके बीच में भी V, और मैं कहता हूं कि इनके इस वाले संधारित्र के सिरों पर कितना विभवांतर लग रहा है, तो इसका जवाब है 0, क्योंकि विभव V विभव B, विभवों का अंतर होता है विभवांतर, इसमें से इसको घटाओगे 0 आएगी। और जब किसी भी उपकरण के सिरों पर विभवांतर 0 हो तो उसमें कभी करंट फ्लो नहीं होता है, उसमें कभी चार्ज फ्लो नहीं होता है, और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो उसमें आवेश आएगा भी नहीं। अब सुनो, तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो ये वाला कैपेसिटर है ना, ये वाला कैपेसिटर जो है संधारित्र, इसके सिरों पर विभवांतर 0 होने की वजह से इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इसमें चार्ज कलेक्ट भी नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा तो इसकी वजह से पूरे परिपथ की धारिता बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। मतलब ये इसका पूरे परिपथ की धारिता में कोई भी रोल नहीं है तो हटा दो। चलो अब देखो ये वाला जो संधारित्र है, इधर इसका विभव है V, इधर 0, V और 0 के बीच में है, तो V यहां पर है 0 यहां पर है, तो V और 0 के बीच में एक तो ये वाला संधारित्र है, ठीक है। नीचे वाले को देखो, ये भी V और 0 के बीच में, तो इसको भी हम V और 0 के बीच में ही ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। इस तरीके से इसकी धारिता कितनी C और इसकी धारिता भी कितनी है C। बीच वाले को हटा दिया, क्यों हटा दिया, रीजन बता दिया मैंने। अगर उसके दोनों सिरों पर विभव समान हो तो विभवांतर 0 होने की वजह से उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो उसमें चार्ज कलेक्ट भी नहीं होगा, कलेक्ट नहीं होगा मतलब धारिता उसकी कोई फर्क धारिता पे उसका नहीं पड़ेगा। इसका C इक्विवेलेंट बता दो भाई, दो है समांतर में तो 2C इज C इक्विवेलेंट। ये है फाइनल आंसर। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पे। इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं, फिर उसको समझते हैं, जिससे कि तुमको क्या कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा इस सवाल से। और देखो अब की बार क्या करते हैं कि एक संधारित्र यहां है, 3 तो है ही, एक यहां और ले लेते हैं। गलती से भी यहां पे मत ले लेना चौथा, अरे सर ये क्या, यहां क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो इस टाइप के क्वेश्चनों में नहीं आता है, वो एक अलग टाइप के क्वेश्चनों में आता है, वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। देखो ऐसे करके मैंने ये ले लिया, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना इधर, जिसका ए बिंदु इधर है और बी बिंदु इधर है, ठीक है। और अब की बार
यहां पे इस तरीके से कैपेसिटर ले लिए हैं हमने, ये वाला, ये और ये। यहां मतलब एक को गायब रखो इनमें से, नहीं तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले करेंगे आगे हम, ठीक है। इन सब की कैपेसिटेंस सी 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 सी। अब पूछ रहा है हमसे कि इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करो। निकालते हैं, देखो तरीका वही, बैटरी से जोड़ेंगे तो ए टर्मिनल पे विभव हो जाएगा V और B टर्मिनल पे विभव हो जाएगा 0। यहां पे 0 तो इसका मतलब इस जगह पे V, इस जगह पे भी V, यहां पे 0 है तो यहां पे भी 0 और यहां पर भी 0। अब सुनो, यहां पर 0 है तो हमको यह समझ में आता है कि यहां पे 0 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक बीच में कुछ नहीं है। लेकिन यहां 0 है तो इसकी वजह से यहां भी 0 होगा। इसका जवाब है नो, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, संधारित्र बीच में आ गया, तो यहां पे विभव 0 नहीं लिख सकते। ऐसे यहां पे भी है तो यहां पे भी नहीं लिख सकते, तो क्या करें, यहां तो एक नई चीज आ गई। इस जगह का विभव ना तो 0 है ना B है। अब मैं मान लेता हूं कि इस जगह का विभव x है, ये बिंदु भी x है और यहां का विभव भी कितना है, x। ये कोई x मान लिया, जहां पे ना तो V आ रहा हो ना 0 आ रहा हो, तो x मान लो। अगर ऐसे बिंदु एक से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर x y z इस तरीके से मान लो, ठीक है। अब a और b के बीच में, एक बिंदु और आ चुका है, उसका नाम है x। तो अब की बार परिपथ हम ऐसे बनाएंगे, ध्यान देना, ये है a, इधर है b फाइनल, और इनके बीच में एक पॉइंट और है और उस पॉइंट का नाम है x। देख लो, a b x। इस जगह का विभव कितना v और इस जगह का विभव कितना है 0। यहां का कितना है पता नहीं है, उसको हमने क्या मान लिया है, x, ठीक है। देखो अब यहां पे टोटल 4 कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर हैं, तो इनको कहां कहां कैसे कैसे जोड़ा जाए वो देखते जाओ। एक कैपेसिटर जुड़ेगा V और X के बीच में, ये वाला A और X के बीच में, सॉरी A क्यों, क्योंकि यहां का विभव कितना है, तो V और X के बीच में जोड़ दो किसको, C को। इस वाले C को मैंने जोड़ दिया किसके बीच में, V और X के बीच में। अब देखो ये वाला किसके बीच में, X और 0 के बीच में, तो ये वाला है X और 0 के बीच में। बोलो सही, X और 0 के बीच में जोड़ गया। अब ये वाला किसके बीच में, ये वाला देखो, ये वाला है 0 और X के बीच में, ये X और 0 के बीच में, और ये वाला भी X और 0 के बीच में। तो X से 0 के बीच में एक और है, तो इसके पैरेलल ले जाओ उसको। अभी तो X और 0 के बीच में हुआ, ठीक है। अब देखो, एक तो ये वाला X और 0 के बीच में था, एक ये वाला था। अब ये बचा, ये किसके बीच में, V और 0, मतलब V और 0 फर्स्ट और लास्ट के बीच में, और फर्स्ट और लास्ट के बीच का मतलब है इस तरीके से, ऐसे करके यहां पे जोड़ दो, इसकी कैपेसिटेंस C। अब ये परिपथ मुझे लगता है कि तुम सॉल्व कर ही लोगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसका C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, C इक्विवेलेंट बराबर, देखो C और C समांतर में 2C हो गया। इधर देखो, ये 2C और 2C के श्रेणी में है कौन, 2C के श्रेणी में है C। ये सिंपल डायग्राम है, इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं, ऊपर वाले नोट करो एक बार, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, तभी इसका आंसर सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं, यहां पे इसका आंसर सॉल्व कर देता हूं। देखो यहां पे इसका आंसर लिख देते हैं। तो अब परिपथ हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, एक तो है C के बाद में यहां पर ये कितना आ जाएगा, दोनों समांतर में, तो कितना आ जाएगा 2C, इस तरीके से, और इन दोनों के समांतर में है एक C, ऐसे। यहां पे A है और यहां पे कौन है, B, ठीक है। तो पहले इन दोनों को श्रेणी में हल करो। श्रेणी में हल करने का C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2 कितना आया, 2C स्क्वायर अपॉन में 3C, 2C स्क्वायर अपॉन में 3C, एक C से एक C कट गया, 2/3C कितना आ गया, 2/3C। एक बार कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसको इश्यू मत बनाया करो, खुद सॉल्व कर लिया करो, तरीका तुमको बता रखा है। इन दोनों का देखो, नीचे वाला ये है A और ये है B, नीचे वाला कितना है C और ये कितना आया 2/3C। अब ये दोनों किसमें आ गए, समांतर में, समांतर में सीधे जुड़ जाते हैं। तो C इक्विवेलेंट बराबर हम क्या निकालेंगे, C प्लस 2/3C।
और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो 3 एलसीएम लेंगे तो 3c प्लस 2c और c इक्वलेंट बराबर 5c/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 3 सवाल मैंने कराए। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चौथा, पांचवा, छठवा जितने भी इसमें सवाल बन सकते हैं, जनरली जो 12th के हिसाब से, आईआईटी मेंस के हिसाब से जो बन सकते हैं, मैं सब कराऊंगा इसमें। 4, 5 और 6 3 सवाल मैंने और लिख दिए हैं और ये लास्ट हो जाएगा यहाँ पे कंसेप्ट। ये सवाल कर लो, फिर कंसेप्ट सीख जाओगे, उसके बाद में तुम कोई भी सवाल कर दोगे। ऐसा देखो, ये 3 सीरीज में होते अगर ये 2 तार नहीं लगे होते तो। अभी ये सीरीज में नहीं है। अब इनको सॉल्व करो, ये किस में है, तो हमको भी नहीं पता किस में, अभी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक बैटरी जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल ए पे और नेगेटिव टर्मिनल बी पे। पॉजिटिव का विभव कितना होता है, पोटेंशियल V, नेगेटिव का पोटेंशियल कितना होता है, 0 विभव होता है। अब देखो, इस पॉइंट का विभव V है तो इस पॉइंट का विभव भी V, यहाँ से यहाँ तक कोई संधारित्र नहीं है। इसका 0 है तो इस पॉइंट का 0, ठीक। अब देखो, इसका V है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई संधारित्र बीच में नहीं है, इसलिए इसका भी V हो जाएगा। और यहाँ 0 है तो यहाँ से यहाँ तक कोई संधारित्र इस तार पे उपस्थित नहीं है, तो इस तार के इस बिंदु पे और इस तार के इस बिंदु पे विभव क्या होगा, 0। अब गौर से देखो, ये जो संधारित्र है किस किस के बीच में जुड़ा है, V और 0 के बीच में। ये वाला किसके बीच में जुड़ा है, 0 और V के बीच में। और ये किसके बीच में है, V और 0 के बीच में। तो यहाँ पे देखो परिपथ ऐसा बन जाएगा, इधर तो मैं ले लेता हूं A, इधर ले लेता हूं B। A पे विभव कितना है, B, और B पे कितना है, 0। इन दोनों के बीच में सबसे पहला वाला जो संधारित्र है V और 0 के बीच में है, तो V और 0 के बीच में ये जोड़ दिया, जिसकी धारिता कितनी है, C। दूसरा वाला 0 और V के बीच में, मतलब यहीं पर है, इसके समांतर में ले लो, 0 और V के बीच में ये जोड़ना है, तो ये धारिता C। तीसरा वाला V और 0 के बीच, मतलब इसके समांतर है, इसके समांतर है, तो ऐसे करके इसकी धारिता है C। यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तीनों समांतर में आ गए। और समांतर में तो आंसर तुमको पता है, C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 3C। ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल में कंसेप्ट ज्यादा होता है, कैलकुलेशन कम होती है। अगला सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखो, इसमें A और B यहाँ पर हैं, लास्ट में कोई टर्मिनल है ही नहीं, मतलब ये सर्किट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक। तो बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो पोटेंशियल V और यहाँ पे पोटेंशियल कितना, 0। यहाँ पर 0 है तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा, 0। जैसे अभी बता रहा था मैं, अब हर एक में वो कंसेप्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी V, और यहाँ से इस जगह पर भी कितना होगा, V, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसका परिपथ बनाओ। परिपथ बनाते हैं, इधर तो है A और इधर ले लिया मैंने B, ठीक है। देखना ध्यान से, यहां पे पोटेंशियल कितना, V, और B पे पोटेंशियल कितना, 0, ठीक। यहां पर इस जगह पे पोटेंशियल है B और इस जगह पोटेंशियल कितना है, 0। और बीच में लगातार कितने जुड़े हुए हैं संधारित्र, 4। तो यहां पे चारों को जोड़ दो, 1 2 3 4, 4 के 4 सीरीज में जुड़े हुए हैं V और 0 के बीच में, तो V और 0 के बीच में आ गए चारों। अब एक लास्ट वाला किधर है, लास्ट वाला ये है V और 0 के बीच में, ठीक है। ये तो लगातार एक ही क्रम से आ रहे हैं, इनके बीच में से कोई और टर्मिनल नहीं जा रहा है, मतलब अगर यहां से कोई टर्मिनल ऐसे कनेक्ट होता तो फिर पर्पस बदल जाता, ठीक है ना। यहां से बीच में कोई सर्किट है ही नहीं, तो तीनों लगातार है, चार है, चारों लगातार है। यहां पर ये वाला 0 और V के बीच में है, तो 0 और V के बीच में ऐसे जुड़ेगा, देखो यहां से ऐसे, धारिता C C C C C, इधर कितना C/4 और इधर कितना C, तो निकालो इसका आंसर। ऊपर की साइड में तो है C और नीचे कितना, चारों का मिला के आ जाएगा श्रेणी क्रम में, सीरीज में C/4, और इसका आंसर हम जानते हैं, C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 5C/4। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट सवाल, सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ूंगा, इसको पूरा सॉल्व करने की कतई मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती है, तुमको होती है तो कर लेना। यहां पर पोटेंशियल V, यहां पर पोटेंशियल 0, इस जगह पे V है तो इस जगह पर भी V, और इस जगह पर भी V,
क्योंकि ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। सही है। अब इधर देखो यहां पर 0, तो यहां पर भी 0 क्या? नहीं, यहां पर 0 नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पर 0 है तो बीच में ये भी तो आ रहा है, यहां पर b है तो बीच में कुछ नहीं आ रहा, यहां पर भी तो इस जगह पे हम ना 0 लिख सकते हैं ना b लिख सकते हैं, तो कुछ और मान लो। माना कि इस जगह पे क्या मान लिया? x। ये x इस जगह का पोटेंशियल, तो इस जगह का पोटेंशियल भी x और इस जगह का पोटेंशियल भी x। मतलब a और b के बीच में एक नया बिंदु और आ गया और उसका नाम है x। तो अब की बार a तो लेना ही है, a से पहुंचना है b के पास, और बीच में एक बिंदु और आ रहा है। कौन सा बिंदु है वो? x। ठीक है, देखो एक एक को जोड़ते जाओ। ये वाला संधारित्र किस किस के बीच में है? v और x के। यहां पे पोटेंशियल कितना? v, और यहां पे पोटेंशियल कितना? 0। ये वाला संधारित्र v और x के बीच में, मतलब यहां। ठीक, अगले वाला है x और v के बीच में, x और v मतलब यहां पे। इसके समांतर ले लो, इसके समांतर ले लिया। ठीक है, अगले वाला v और x के बीच में, मतलब ये भी इसके समांतर है। और भी है क्या? नहीं, ये भी इसके समांतर आ जाएगा, ऐसे ये लो, क्योंकि ये भी v और x के बीच में। इससे अगले वाला, इसके आगे गौर से देखना, यहां से लेके यहां तक पूरा एक ही परिपथ है, और पूरा परिपथ किसके बीच में है? x से x के बीच में। ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पे भी पोटेंशियल x और यहां पर भी पोटेंशियल x। तो अगर मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालूं, x से x, यहां पे कहीं भी सेम नहीं था, vx xv vx, लेकिन यहां x से x है। अगर ये x से कुछ y होता तो दोनों को सीरीज में लेके कर देते हैं, लेकिन अभी वो x से x और विभव समान, तो विभवांतर 0, करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो चार्ज भी इस पर कलेक्ट नहीं होगा। तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं बनता, हटा दो इनको। लास्ट बचा ये वाला, ये किसके बीच में? x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में ये आ गया c। इनकी धारिता कितनी? c c c c c c 3c 3c और ये, तो यहां पे इसका अगला परिपथ तुम बना सकते हो। ये तो है 3c इन तीनों का मिला के, और एक c है इसके सीरीज में। अब इसका ये वाला बिंदु a, ये वाला बिंदु b, c इक्वलेंट बराबर कितना निकाल लेना, ये मैं नहीं बताऊंगा। दोनों सीरीज में आ रहे हैं, जो भी इसका आंसर आए मुझे बताना। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया। एक इसी पे आधारित एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि तुमको खुद सॉल्व करके देखना है। आंसर भी नहीं बताऊंगा, खुद सॉल्व करना और बताना मुझे उसका आंसर कितना आया। अब आते हैं देखो तीसरे टाइप के सवाल, और तीसरे टाइप के सवालों का नाम क्या होगा? अनंत संधारित्र वाले सवाल। मतलब एक ही परिपथ में 2 4 6 10 20 नहीं, अनंत संधारित्र जुड़े हो, पता नहीं कितने जुड़ रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? कि सर उसका आंसर तो अनंत होगा। अनंत नहीं होगा। अगर वो सभी के सभी एक साथ पैरेलल में जुड़े हों तो उसका आंसर अनंत होगा। सीरीज में या फिर वैसे जुड़े हों, सीरीज में तो 0 ही हो जाएगा लगभग, धीरे 0 तो नहीं होगा एग्जैक्ट, बट बहुत ही कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इस तरीके से ऐसे यू शेप जो दिख रहा है तुमको, इस शेप में बहुत सारे संधारित्र जुड़ते जा रहे हैं। तो ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहे हैं? इस तरीके से बढ़ते बढ़ते, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ अनंत, अनंत पर एक संधारित्र होगा और वहां से परिपथ घूम के वापस आ जाएगा। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ऐसे सवाल को कैसे हल करें? तो हम मानते हैं, सबसे पहले माना परिपथ की तुल्य धारिता C इक्वलेंट बराबर x है। इसकी तुल्य धारिता मैं कितनी मान लेता हूं? x। सर ये क्या बात हुई? तुल्य धारिता तो हमसे पूछी गई और आप तुल्य धारिता ही मान रहे हो। तो जी हाँ, ये सवाल कुछ इसी तरीके से होगा। देखना कैसे, यहां पर ऐसे जो यू शेप दिख रहा है ना इसमें स्टार्टिंग में, कहां? ये ए और ये बी, यहां पे एक यू जैसा शेप दिख रहा है जिसपे एक संधारित्र यहां, एक यहां, एक यहां। फिर इसके बाद दूसरा यू आएगा ऐसे, फिर इसके बाद तीसरा यू आएगा ऐसे, फिर इसके बाद चौथा यू शेप आएगा ऐसे, और ये ऐसे यू शेप कहां तक जाएंगे? अनंत तक। अरे ऐसे ही तो परिपथ पूरा हो रहा है। तो इसमें टोटल कितने यू शेप होंगे? यू आकार जैसी संरचना कितनी होंगी टोटल? अनंत। अगर मैं अनंत में से एक घटाऊं तो क्या आएगा? अनंत ही आएगा। अनंत में से एक टर्मिनल को हटा भी देंगे हम तो संधारित्र की धारिता पे कोई फर्क पड़ेगा क्या?
बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक यू शेप को इसमें से हटा देंगे। तो देखो स्टार्टिंग वाली यू शेप को मैं हटा रहा हूं, ए, यहां पे संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, सी, इस जगह तक मैं पहुंच रहा हूं यहां तक, और यहां से इस जगह पे पहुंच गया मैं। अब वापस सी, और यहां से घूम के वापस मैं कहां पे आ गया, बी के पास। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता। अब इस यहां से लेके यहां तक इस शेप को अगर मैं हटा दूं तो बचे कुचे पूरे की जो तुल्य धारिता है सी इक्वलेंट बराबर वो भी एक्स ही आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी, क्यों, एक हटाने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस पूरे की जो धारिता है वो कितनी आ जाएगी, बोलो एक्स। पूरे की धारिता कितनी आ जाएगी, एक्स। सही है, यहां पे सी, यहां पर सी। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ये दोनों समांतर में है, और ये दोनों समांतर में है, तो इनका हल कितना होगा, इन दोनों का हल होगा यहां पे ए के बाद में सी के बाद में यहां पे ऐसे 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 और बी, ये सी और ये होगा सी प्लस एक्स। कैसे पता चला, दोनों समांतर में जुड़ जाएंगे। अब ये एक्चुअल में ये पूरा अनंत वाला ही तो परिपथ है भाई, इसमें अनंत वाले को मैंने यहां जोड़ दिया ले जाके। ठीक है, देखो ये तीनों किस में आ गए, श्रेणी में, ए और बी के बीच में। तो सी इक्वलेंट बराबर क्या आ जाएगा, सी इक्वलेंट बराबर, या फिर ऐसे निकाल लो 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स और प्लस 1/c 2/c। तो 1/c इक्वलेंट 1/c इक्वलेंट बराबर 1/c इक्वलेंट बराबर, इसको लिख सकता हूं मैं 1/c 2/c प्लस 1/c प्लस एक्स। यहां पे जो हमने लिखा था ना c इक्वलेंट बराबर x, इसको मैं समीकरण 1 डाल देता हूं स्टार्टिंग में। अब c इक्वलेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x 1/x बराबर 2/c प्लस 1/c प्लस x। यहां से x वाले पदों को एक तरफ ले लो, एक तरफ लो तो क्या आएगा 1/x माइनस 1/c प्लस x, और बराबर में क्या चल रहा है 2/c। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा x इंटू सी प्लस एक्स, यहां पे क्या आ जाएगा c प्लस एक्स और माइनस यहां पे आ जाएगा कितना x बराबर 2/c। देखो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा c अपॉन में xc प्लस xc प्लस एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो बराबर 2/c। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो सी स्क्वायर बराबर 2xc प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2xc माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। एक्चुअल में हमको निकालना क्या है, x बाई सी इक्वलेंट निकालना है, जो कि किसके बराबर होता है x के, और x निकालना है c के पदों में। तो ये द्विघात समीकरण बन गया, x के पदों में x की 2 घात, x की 1 घात और x की 0 घात बराबर 0। द्विघात समीकरण का हल हम सीधा धनाचार्य से निकाल सकते हैं। तो x बराबर सीधा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहां ABC कितना है, कई बच्चे नहीं जानते ये चीजें निकालना, इसलिए बता रहा हूं मैं। a बराबर कितना है, a बराबर है 1, b बराबर कितना है, b बराबर है 2c, x का गुणांक क्या है 2c, और c बराबर कितना है, c बराबर है माइनस सी स्क्वायर। इन तीनों के तीनों मानों को उठा के इसमें रखो और x की वैल्यू निकालो, यही आंसर होगा। x बराबर माइनस b का मान 2c प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर का करेंगे तो 4c स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है माइनस सी स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में कितना चल रहा है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब देखो यहां पे सॉल्व हो जाएगा ये, x बराबर माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहां पे देखो क्या 4c स्क्वायर माइनस
इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4c², और बटे में कितना चल रहा है, बटे में 2। इसको अब हम यहां सॉल्व करते हैं तो x बराबर देखो क्या आएगा, -2c प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना 8c², अंडर रूट के अंदर कितना 4 और 4 8 हो गया, और बटे में क्या चल रहा है 2। x बराबर -2c प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 2 इंटू सी, और बटे में कितना 2 से भाग लगाओ, x बराबर -c प्लस माइनस अंडर रूट 2c, और बटे में कुछ नहीं, x बराबर ये आ गया। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें कमी है कि 2 आंसर आ गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में एक बात बताई थी कि धारिता कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर मैं ये माइनस है इसको भी माइनस ले लूं, टोटल माइनस हो जाएगा। प्लस लेता हूं तो क्या प्लस की रहेगी, तो इसका जवाब ढूंढते हैं। क्या लेने पर, पहले तो प्लस लेने पर, माइनस क्यों नहीं ले सकते, माइनस लेने पे तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, प्लस लेने पे हो सकता है सही आ जाए, लेकिन माइनस लेने पे तो पूरा ही गलत है। x बराबर -c प्लस अंडर रूट 2c। मुझे एक बात बताओ, x बराबर यहां पे क्या आएगा, c अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से तो अंडर रूट 2 माइनस 1, सही है। अंडर रूट 2 का मान यही आंसर है, बस ये आंसर है। अब बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, क्योंकि अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, इसीलिए ये वायर अटक गया हमारा माइक का। ठीक, कोई बात नहीं, सुलझ जाएगा। c बराबर इतना आंसर आ गया। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो c 1.414 माइनस 1, x बराबर इसमें से एक को घटा दो 0.414 इंटू सी। ये इसका एग्जैक्ट आंसर भी तुम निकाल सकते हो। ये आंसर है भैया। अच्छा सवाल था, और अनंत टर्मिनल वाला सवाल ज्यादातर 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, इसको नोट कर लें। यहां मैं लाइन खींच देता हूं, कहीं एक ही लाइन को 3-3 बार उतार लें, कहीं ऐसे होते हैं। ठीक, नोट करो, एक बार वीडियो को रोक लो और स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको पूरा। लिखा? ठीक है। अब देखो, एक अगला सवाल मैं तुमको खुद करने के लिए दे रहा हूं, बस ये मत बोला करो कि सर आंसर बता दो। तुम्हारी किताबों में सारे क्वेश्चन है, वहां से इसके आंसर देख लेना। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुमको खुद करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसको खुद करना है तुमको। क्या करना है कि यहां से सारे संधारित्र गायब कर दो नीचे से, तो छोटा सवाल हो गया है। संधारित्र गायब करके एक सीधी लाइन बना दो, ये दूसरा सवाल बनके तैयार है। इसका आंसर तुमको बताना है, अनंत श्रेणी वाला ही है। बस इसका जब आंसर सॉल्व करोगे तो यहां पर से सी गायब हो जाएगा, इस तरीके से आएगा, यहां पर से भी सी गायब, इस तरीके से आएगा। अब इसका आंसर सिर्फ ये, इसको सॉल्व करो इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल के, और मुझे कमेंट करके बताना इसका भी आंसर कि भाई ऐसे कमेंट में लिखा करो टाइप 3 अनंत संधारित्र वाले परिपथ, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बराबर इतना पूरा लिखा करो, जिससे मुझे समझ में आएगी तुमने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से अनंत टर्मिनल वाला एक परिपथ है, जिसमें पूछा गया है इस परिपथ की तुल्य धारिता ए और बी के बीच में। ए यहां पर है, बी यहां पर है, इस तरीके से यहां पर अनंत परिपथ जुड़े हुए, अनंत संधारित्र इस तरीके से जोड़े गए। क्रम इसका ऐसा है 1 2 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, मतलब 2-2 गुने होते जा रहे हैं। 1 है, 2 हो गए, 2 से 4, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से इस तरीके से यहां पे दिखाया गया है। ठीक है। हो सकता है तुमको पेपर में 8 वाला भी बना के दे दे वो, जिससे कि तुमको 1 2 3 स्टेप में वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक। अब कई सोच रहे होंगे सब तीसरे सवाल पे कैसे आ गए, सवाल तो एक ही कराया है इसमें। अरे एक सवाल घर पे करने को भी तो दे दिया। हाँ वही, तो वीडियो को जो जिन्होंने आगे निकाल दिया वो पीछे जाओ वापस और उसको देखो, जो चल रहे हैं वो ठीक है। देख लो भैया, इस सवाल का आंसर निकालते, बहुत छोटा सा आंसर आएगा इसका, कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं, बहुत सरल। देखो पहले इसका मैं दूसरा परिपथ बना लेता हूं। दूसरा जब मैं परिपथ बनाऊंगा तो ध्यान देना इधर, इसका अगला परिपथ बना रहा हूं मैं, जिससे कि ये सवाल तो समझ में आए कम से कम हमारे। देखो यहां पे तो 1 है, तो इसको तो सॉल्व भी कैसे करोगे तुम, ये तो c है। अगले वाले में 2 है और 2 है, तो इसका आंसर इनका तुल्य कितना आ जाएगा, c/2।
अगले वाले में कितने हैं 4, 4 अगर श्रेणी में हैं तो चारों का कितना आ जाएगा c/4। अगले वाले में अगर हम निकालें तो कितना आएगा c/8, अगले वाले में c/16 और निकालोगे तो c/32। ठीक, अब ये सब के सब किस में आ गए समांतर में, और समांतर में तुल्यधारिता का फॉर्मूला क्या होता है C इक्वलेंट बराबर C प्लस अगला कितना है c/2 प्लस c/4 प्लस c/8, और ऐसा कहां तक चल रहा है अनंत तक। कहां तक चल रहा है अनंत तक। पता नहीं कितने पद हैं, हमको कोई पता नहीं, 2, 4, 5 लाख पद हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। C इक्वलेंट बराबर यहां से मैं C अगर निकाल लूं इसमें से तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहां पे एक चीज सोचना, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी जीपी है? बोलो, बिल्कुल जीपी है। जीपी कैसे होती है? जिसमें एक निश्चित संख्या का गुणा होता हुआ जाता है। अगर मैं इसमें 1/2 का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, और इसमें 1/2 से गुणा करूंगा तो ये, और इसमें 1/2 से गुणा करूंगा तो ये, और ऐसी श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी। यहां गुणोत्तर श्रेणी या जीपी लिख दो, यहां जीपी का सार्व अनुपात, सार्व अनुपात को R से व्यक्त करते हैं, और R बराबर होगा, कैसे निकालते हैं? या तो ऐसे निकालो 1/2 में 1 का भाग लगा लो, हर अगले पद में कोई से पिछले पद का भाग लगा लो, जस्ट पिछले वाले का, या फिर 1/4 में भाग लगा के देख लो तुम 1/2 का, या फिर 1/8 में भाग लगा के देख लो 1/4 का। कैसे भी कर लो, इसका इसमें लगा के देख लो, या इसका इसमें, या इसका इसमें, कोई से में लगा के देख लो, कितना आंसर आएगा 1/2। ये सार्वनुपात आ गया। अच्छा, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है इसका a बराबर 1, पहला वाला पद 1 है, और ये अनंत विस्तार वाली श्रेणी है। यहां जो R है ना, R इज लेस देन है 1 हो तो है, यहां R 1 से कैसा है? छोटा। तो जीपी के अनंत पदों का योग, तो जीपी के अनंत पदों का योग का एक सूत्र होता है, और वो होता है a/1 - r। ये उसका फॉर्मूला होता है, n पदों का योग। Sn से भी इसको व्यक्त किया जाता है। यहां पे देखो Sn बराबर अनंत पदों का योग, तो a का मान 1/1 - r का मान 1/2। सॉल्व करेंगे 1/2 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो n पदों का योग कितना आ गया 2 आ गया। तो C इक्वलेंट बराबर C इंटू इन अनंत पदों का योग कितना आ गया 2, तो C इक्वलेंट बराबर आंसर आ गया 2C। ये इसका जवाब है। ठीक है, तो वापस देख लो एक बार, यहां पर 1 और आधा 1.5 पौने 2, अभी 2 नहीं हुआ, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। अनंत पदों को जब जोड़ोगे तो लगभग क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका आंसर आएगा 1.999 और 9 को इतनी बार रिपीट करें हम, अनंत पद है इसलिए इतना उसका आंसर आएगा इंटू C, तो मैं इस आंसर को लगभग ये ही तो मानूंगा यार। एक बार 9 आने पे 2 मान लिया जाता है, जबकि यहां पे तो पता नहीं कितने बार 9 आएगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो भैया ये वाला होगा अगर हम देखें तो, और इसका लगभग आंसर ये हो जाएगा, और यही सही है। ठीक है, कैलकुलेशन वो काम में नहीं लेंगे, यही काम में लिया जाता है। तो इस तरह टाइप 3 खत्म। इसमें ये 2 ही तरीके के सवाल आते हैं। अब आते हैं टाइप 4। चौथे टाइप के सवाल हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित प्रश्न। ये क्या बीमारी है भाई? व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर, ब्रिज माने पुल, गेहूं पत्थर से बना पुल। वाह! तो मैं तुमको बता दूं कि ऐसा नामकरण मत कर देना इसका कि गेहूं पत्थर वाले क्वेश्चन, नहीं तो कोई पीटेगा। ठीक, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। व्हीटस्टोन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, और उसने एक विशेष परिपथ दिया था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अभी देख लेते हैं क्या है वो प्रॉब्लम, कैसे इसने सॉल्व कर दिया था उसको।
तो सबसे पहले देखो इसकी थ्योरी बताता हूं पहले मैं, फिर किसके क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन तो इसके सब थ्योरी पे बेस्ड है, क्वेश्चन तो इसका दिखते ही कर दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी इसकी इंपॉर्टेंट है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित प्रश्न, ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसके न्यूमेरिकल खूब सारे दे रखे हैं हमारी बुक में, इसलिए हमको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहता तो सीधी कंडीशन याद रख ले, मैं तो टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ना चाहता तो लास्ट में जो निकल के आएगा ना वो सीख लेना, बस क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरा पढ़ो तो बढ़िया, नहीं पढ़ो तो और भी बढ़िया। अगर मान के चलो व्हीटस्टोन ने बताया कि ऐसे कोई एक परिपथ है, इस तरीके से देखना कैसे एक परिपथ है, एक ऐसा परिपथ बनाया इसने जिसको व्हीटस्टोन परिपथ कहते हैं। इस परिपथ को व्हीटस्टोन परिपथ कहते हैं और इस पर 4 संधारित्र ऐसे इसकी साइड में जोड़ दिए और एक संधारित्र जोड़ दिया कहां पे, बीच में, यहां पर। इन संधारित्रों का नाम कुछ भी दे दो, C1, C2, यहां पे C3 और ये वाला C4, ठीक है। 1 और 3 एक साइड में है, 2 और 4 एक साइड में है, और इसको दे दिया C5। इस बिंदु का नाम दे दिया A, इस बिंदु का नाम दे दिया B, इस बिंदु का नाम C और इस बिंदु का नाम D। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस परिपथ में A और C के बीच में तुल्यधारिता निकालो, तो तुम नहीं निकाल सकते, किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फिर कैसे निकलती है ऐसे परिपथों की धारिता? ऐसे परिपथ में देखो निकल तो जाएगी, लेकिन ऐसा परिपथ हमारे में है नहीं, हमारे में सिर्फ व्हीटस्टोन का सिंपल परिपथ है। इधर देखो, इसमें अगर बीच वाला संधारित्र हट जाए कैसे भी, अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर तो ये बचा, देखना गौर से, ऐसे 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 ऐसे, फिर तो ये बचा और ये बचा, फिर तो इसको कोई भी सॉल्व कर देगा, 10th क्लास के बच्चे सॉल्व कर देंगे। अगर संधारित्र की जगह प्रतिरोध लगा दिया जाए इसमें, तो प्रतिरोध और संधारित्र में अंतर तुम जानते ही हो, तो सेम उसी तरीके से होगा। पर ये बीच वाली बीमारी, मतलब यहां से यहां तक जो जुड़ रहा है, देखना ये और ये परिपथ सेम है। अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो सेम हो जाएगा, ठीक है। इस बीच वाली C5 को हटा दें तो ये सरल हो जाता है। तो C5 को किस किस कंडीशन में हटाया जाएगा वो कंडीशन हम यहाँ पे निकालेंगे। तुम निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो सिर्फ पढ़ लेना कंडीशन कि ये कंडीशन होती क्या है। अब कई बच्चे बोलेंगे साहब कंडीशन क्यों पढ़ें जब सिलेबस में नहीं है। अरे टॉपिक सिलेबस में नहीं है, इसके न्यूमेरिकल तो सिलेबस में है, और जब न्यूमेरिकल है तो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। चलो तुम इस टॉपिक से बच वैसे भी नहीं सकते, प्रतिरोध में तो ये कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर पूरे चैप्टर का नाम ही व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित ही है पूरा चैप्टर, जहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सारी चीजें इस पे याद आ रहे थे। तो टॉपिक से तो नहीं बच सकते, इसलिए यही ढंग से पढ़ लेना, क्या मतलब है। C5 को हटाना हो तो व्हीटस्टोन ने इसके लिए कंडीशन बताई। C5 कब हटेगा? C5 कब हटेगा? जब इस बिंदु और इस बिंदु का विभव समान हो जाए। बोलो हाँ या ना। इस बिंदु का विभव इस बिंदु के विभव के समान हो जाए तो इनके बीच में विभवांतर जीरो, धारा बहना बंद, तो इसमें आवेश प्रवाह बंद, तो इस पर कोई भी आवेश नहीं आएगा। तो ये कंडीशन लगा दो, हम जानते हैं जब VV बराबर VD हो, मतलब ये है B बिंदु का विभव D बिंदु के विभव के समान हो, तो यह अवस्था, तो शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, यहां पे वैसे मैं ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ा रहा, वहां पे तो पूरा पढ़ाऊंगा इसको। जब VV बराबर VD हो तो इसे व्हीटस्टोन ब्रिज को व्हीटस्टोन सेतु भी बोलते हैं, श्री राम सेतु, क्योंकि वो ब्रिज था इसलिए उसका नाम क्या है, सेतु। ब्रिज को हिंदी में पुल नहीं बोलते, सेतु बोलते हैं, शुद्ध हिंदी की बात कर रहा हूं। VV बराबर VD हो तो इसे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं, संतुलन अवस्था कहते हैं। जहां चित्र के हिसाब से बता रहा हूं मैं, C5 निष्क्रिय होता है, जहां C5 निष्क्रिय होता है, मतलब इसको हटा सकते हैं हम, इसका धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पे चार्ज जाता ही नहीं है। अब संतुलन अवस्था में ये दोनों बराबर होते हैं, चूंकि VV बराबर है VD के, VV बराबर किसके है, VD के। इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं 1।
अब देखो यहां से चार्ज आया, मान के चलो Q चार्ज आया, तो इसका कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इसका जाएगा इधर, सही है। यहां पर और यहां पर चार्ज बढ़ जाएगा, फिर अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो ये यहां से फ्लो होता हुआ यहां, ये यहां से फ्लो होता हुआ यहां, और इस तरीके से इसमें चार्ज फ्लो होगा। तो यहां पे अगर Q1 चार्ज चला जाता है तो इधर कितना चार्ज जाएगा, Q माइनस Q1, ठीक है। जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, फिर भी बता देता हूं, Q माइनस Q1। अब सुनो, जब बीच वाले को मैं हटा दूंगा तो ये दोनों किस में आ गए, दोनों किस में आ गए, समांतर में, और समांतर में इनके सिरों पर विभव समान होता है, ठीक है। अब वो बाद की चीजें देखो, खैर विभव समान होता है तभी तो ये बैलेंस हो गया। चलो अगर मैं एक काम करता हूं, इसमें दोनों तरफ से VA घटा देता हूं, तो समीकरण 1 से VA घटाने पर, समीकरण 1 से VA घटाने पर, VA घटाओ, VA जब समीकरण से घटाएंगे तो कितना आएगा, BB माइनस VA बराबर BD माइनस VA, BB माइनस VA बराबर BD माइनस VA, ठीक है। अब देखो यहां पे देखना, एक्चुअल में ये क्या है, B और A के बीच में विभवांतर, और ये क्या है, A और D या D और A के बीच में विभवांतर। मतलब A और B के बीच में विभवांतर है एक तो, और दूसरा है A और D के बीच में विभवांतर। अच्छा, इनके बीच में विभवांतर निकालने, कैसे निकाला जाए, यहां पे विभवांतर कैसे निकाला जाए, A और B के बीच का विभवांतर, धारिता का फॉर्मूला होता है B बराबर, यहां पे फॉर्मूला था क्या, Q बराबर होता था CB, तो यहां से V बराबर Q अपॉन C, V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन में C, तो Q अपॉन C लगाते हैं इसमें और ये सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पे इसके A और B के बीच में विभवांतर निकालने के लिए V माइनस VA की जगह में क्या लिख सकता हूं, यहां से लेके इस वाले का मान क्या लिख सकता हूं मैं, Q अपॉन C है ना, तो Q1 अपॉन में C1, A और B के बीच में। ऐसे ही बराबर उधर में क्या लिख सकता हूं, दूसरी साइड में देखो, दूसरी साइड में क्या क्या क्या, इसको एक काम करना और सरल बनाता हूं। देखो इधर आवेश गया Q1 और इधर आवेश गया मान के चलो Q2, तो इसमें से भी आवेश कितना जाएगा Q1 और इसमें से कितना जाएगा Q2, ठीक है। ऐसे कर लो इसको और आसान बनाने के लिए, D और A के बीच का विभवांतर, D और A के बीच का विभवांतर कितना, Q2 अपॉन में C3, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, ठीक है। अब हम समीकरण 1 में से A को घटा दिया, अब C को घटाओ, VB बराबर VD था, इसमें से VA को घटाया, VC को घटाओ, तो समीकरण 1 से अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से VC घटाने पर, VC घटाओ, VC घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, VA माइनस VC बराबर VD माइनस VC, मतलब A और C के बीच में विभवांतर, A और C, ये तो गलत हो गया ना, क्या था वो समीकरण, VB बराबर VD, तो VB में से घटाना है, ठीक है। B और C के बीच का विभवांतर है ये, B और C के बीच का, B और C क्या आएगा बोलो, Q1 अपॉन में कितना, C2 बराबर इधर कितना आएगा, Q2 अपॉन में C4, समीकरण नंबर डाल दो इसको, कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3। अच्छा समीकरण 2 इसको मत डालना, इसमें एक काम करना, इसको ऐसे निकाल लेना, Q1 अपॉन में Q2 बराबर C1 अपॉन में C3, इसको डालना समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 2। यहां से Q1 अपॉन Q2 का मान क्या आएगा, Q1 अपॉन में Q2 बराबर C2 अपॉन में C4, इसको डाल देना समीकरण नंबर 3, ठीक है। दोनों Q1 Q2 के मान है, तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, C1 अपॉन में C3 बराबर C2 अपॉन में C4। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, C2 को यहां और C3 को यहां, C2 को यहां, C1 अपॉन में C2 बराबर C3 अपॉन में C4,
बोलो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह है संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है। प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब शर्त। प्रतिबंध मतलब क्या होता है? शर्त। अगर किसी संधारित्र ऐसे परिपथ में ये चीज सिद्ध हो जाए तो हम बीच वाले को डायरेक्ट हटा देंगे, क्योंकि ये चीज तभी सिद्ध हुई है जब बीच वाले को हटा दिया है। ये दोनों बराबर हो गए तभी ये चीजें सिद्ध हुई हैं। तो अगर ऐसा किसी परिपथ में सिद्ध हो जाए तो बीच वाले को हम हटा सकते हैं। तो ये इसकी संतुलन अवस्था की शर्त है। अब देखो बीच वाले को हटा दोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। ये C1 C2 को सॉल्व कर लेंगे श्रेणी में, फिर C3 C4 को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को समांतर में सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाएगा आ जाएगा। क्लियर है? ये तो था व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके सवाल देखो। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित 3 सवाल मैंने लिखे हैं यहां पे, और सभी सवालों का ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं इनका सबका क्वेश्चन एक ही है कि A और B के बीच में परिपथ की तुल्यधारिता ज्ञात करो। सबसे पहले पहला वाला तो क्लियर दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अब हमको एक ही चीज सिद्ध करनी है कि अगर ये संतुलन अवस्था में है तो फिर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लेना। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, अभी 2 मिनट पहले बताया था कैसे। क्या ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है? अजीब तो लग रहा है डायग्राम, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या चेक करेंगे। पहले इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर बीच वाला हट जाए तो काम आसान है। तो इसको हम क्या मानते थे? C1, इसको क्या मानते थे? C2, इसको क्या मानते थे? C3, इसको C4। कंडीशन ये है कि यदि C1 अपॉन C2 का मान बराबर आ जाए किसके? C3 अपॉन C4 के। अगर ये बराबर आ गया तो बीच वाला हट जाएगा। देखो रखते हैं मान। तो C1 का मान कितना है? C1 का मान 2 बटे C2 का मान 3। इधर C3 का मान रखते, C3 का मान 6 और C4 का मान 9। ये कट रहे हैं क्या? ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा कट के? 2/3। और ये दोनों बराबर आ चुके हैं। इधर भी 2/3 और इधर भी कितना आया? 2/3। तो इतना करने के बाद फिर नीचे लिख देंगे, अतः व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में है। यहां 4 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र निष्क्रिय है, अर्थात यह आवेश ग्रहण नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो मत करे भाई, फिर तो काम आसान है। फिर तो कैसे कर देंगे इसको? A और यहां से एक संधारित्र ऐसे, दूसरा संधारित्र ऐसे, एक नीचे संधारित्र और एक यहां पे संधारित्र ऐसे, और इधर ले जाएंगे। ये कितना? 2 माइक्रोफैरड, ये कितना? 3 माइक्रोफैरड, ये कितना? 6 माइक्रोफैरड, और ये वाला कितना? 9 माइक्रोफैरड। इन दोनों को श्रेणी में हल करो और इन दोनों को भी श्रेणी में। तो इन दोनों को श्रेणी में हल करने पे क्या आएगा? 2 × 3/2 + 3 कितना आया? 6/5। इन दोनों को हल करो तो 6 × 9/6 + 9 कितना आया? 9 × 6 = 54 बटे 9 से कितना? 14। कट रहा है तो काट दो 2 से, 2 से कट रहा है ना, तो कितना? 27/7। तो अब कंडीशन ये हो चुकी है कि ऊपर वाले दोनों को मिलाकर कितना आया? ऊपर वाले दोनों को मिलाकर कितना आया? 6/5 और नीचे वालों को 27/7। अब ये दोनों समांतर में तो C इक्वलेंट बराबर 6/5 + 27/7। अब इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद ना करें कि इससे आगे मैं तुमको सॉल्व करके बता पाऊंगा। ठीक, इस तरीके से सवाल होगा। तो इसको एक बार नोट कर ले, फिर दूसरे सवाल पे चलते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मैं तुमको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं और तुमको सॉल्व करके ये बताना है कि ये व्हीटस्टोन जो ब्रिज है संतुलन अवस्था में है या नहीं। देखो ये वाला क्या होता है? C1, ये वाला C2, ये वाला C3, ये वाला C4। तो इधर 1/5 और इधर 3/15 भी 1/5 आ जाएगा, तो बीच वाला हट जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, लास्ट वाले सवाल पे आते हैं। लास्ट वाला सवाल, सबसे पहले तो बात यह है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो देखो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, B को पकड़ के मैं नीचे की तरफ ले जाता हूं और A को पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाता हूं। तो कैसा परिपथ बनेगा इसका? इसका परिपथ कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले मैं ये बना रहा हूं, ये बनाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, यहां से ऐसे, ये इस तरीके से। ठीक, अब इसको पकड़ के मैंने ऊपर कर दिया। ऊपर पकड़ के करूंगा तो यहां पे तो है A के बाद में एक संधारित्र यहां पर है और दूसरा संधारित्र यहां पर है। देखो गौर से देखो, अगर मैं इस वाले बिंदु को X मान लूं और इसको Y मान लूं
ठीक है, मान लेता हूं तो ये x और ये क्या है y। a को पकड़ के मैंने ऐसे ऐसे ऊपर रख दिया तो ये बन गया। अब नीचे की साइड में b को भी पकड़ के कर दिया तो b ऐसे गया यहां पे। b से दो संधारित्र, एक ऐसे जुड़ रहा है x से और दूसरा जुड़ रहा है y से। तो देख लो व्हीटस्टोन बन तो गया। ये वाला ऊपर गया तो ये कितना 1 माइक्रोफैरड, ये कितना 10 माइक्रोफैरड। इधर ये कितना 1/2 माइक्रोफैरड और ये वाला कितना 5 माइक्रोफैरड। बीच वाला 7 माइक्रोफैरड है लेकिन ये हट जाएगा इसमें। देखो ये किसका काम करेगा, C1, ये C2, ये C3 और ये वाला C4। संतुलन में है, करके देख लेना। संतुलन में है ये, ठीक है, संतुलन में है तो इसको निकाल के देख लेना। जो भी आंसर आए खुद सॉल्व कर लेना। जरूरत नहीं है कमेंट करने की और जरूरत नहीं है पूछने की मुझसे। तो ये जो भी इसका आंसर आए कर लेना। एक लास्ट सवाल, इसमें अच्छा सवाल हम देख लेते हैं। चौथा सवाल देखो, इस परिपथ की तुल्यधारिता निकालनी है। तो तुमको 2 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि ये सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको समझाना शुरू करूंगा तुमको लगेगा यार ये नहीं समझा हमने। देखो कैसे, अगर मैं यहां से यहां तक सिर्फ एक तार जोड़ता तो ये सवाल मैं करा चुका हूं, तीनों समांतर में आ जाते हैं उसमें। लेकिन यहां पे तार नहीं जोड़ा है, तार पर संधारित्र जोड़ा है। इस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं कर सकते कि अगर तुम इसको समांतर मानते हो तो ये बीमारी अटक रही है, इसको इसके समांतर मानते हो तो ये फिर से अड़ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका समझ लो। सबसे पहले बीच वाला जो बिंदु है ना, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, ये x मान लिया और ये y मान लिया, तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। ये कैसे बनेगा तुमको तो तरीका बता रहा हूं मैं, अपने आप बन जाएगा। व्हीटस्टोन से हमको कोई मतलब नहीं। सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ये तो है x और दूसरा है y, एक्स वाई हो गया। x और y के बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसकी धारिता है c। अब हम क्या करते हैं, देखो x का इधर वाला सिरा a से जुड़ रहा है और y का भी एक सिरा a से जुड़ रहा है। तो a को मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ये a है। ठीक है, x का एक सिरा इससे भी जुड़ रहा है और y का भी सिरा जुड़ रहा है। ऊपर है a बिंदु ऐसे, और इन दोनों पे संधारित्र है। इस पे भी संधारित्र और इस पे भी क्या है, संधारित्र। अब सेम सिचुएशन किसके साथ है, b के साथ। यहां पे लास्ट में क्या है, b के साथ भी वही है। ये है b पॉइंट, b पॉइंट x से भी जुड़ रहा है और y से भी जुड़ रहा है। देखो b पॉइंट ये रहा, b पॉइंट x से भी जुड़ रहा है और b पॉइंट y से भी जुड़ रहा है, लेकिन एक एक संधारित्र के साथ। तो यहां पे एक कैपेसिटर लगा देंगे, यहां पर भी लगा देंगे। तो देखो बन गया व्हीटस्टोन। C ऑल इज C। तो C1/C2 C3/C4 बराबर हो गए। यहाँ पे बीच वाला खत्म, बीच वाला खत्म। तो ये C और C C/2, C और C C/2 समांतर में करेंगे तो इसका C इक्विवेलेंट बराबर आंसर आ गया C। देख लो भैया, इस तरह बहुत आसान सवाल बन जाएगा। एक बहुत बढ़िया सवाल करते हैं इसका और उसके बाद में व्हीटस्टोन वाले क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित हैं दोनों, समझ लो। 6 को समझो पहले तो। यहां पे एक साथ 2 व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक तो यहां से यहां तक ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है और फिर एक ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें से ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं बीच वाले C और C। तो देखो C1/C2 बराबर C3/C4 आ रहा है, तो ये अट जाएगा यहां से। ठीक है, ऐसे ही C1/C2 C3/C4 ये भी आ रहा है, ये भी हट जाएगा। ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में। ऊपर वाले तीनों का आंसर C/3 और नीचे वाले तीनों का आंसर भी कितना, C/3। और जब इनका समांतर में निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर 2C/3, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इस सवाल में जरूरत पड़ सकती है ज्यादा जगह की। इस सवाल को समझो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसको हम पहले एक सरल परिपथ में तोड़ेंगे, उसके बाद ये सवाल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। इस परिपथ से तो हमको कहीं से नहीं लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, कहीं से व्हीटस्टोन ब्रिज लग ही नहीं रहा इस परिपथ के हिसाब से। तो पहले इसको उस कंडीशन में तो लाओ कि व्हीटस्टोन इसको कह सकें हम। बैटरी से जोड़ेंगे, यहां पर B और यहां पर कितना 0। ठीक है, अब यहां पर B है तो यहां पर भी B। क्या यहां पर B? तो इसका जवाब है नहीं, यहां पर तो B नहीं हो सकता। अब देखो
यहां 0 तो यहां पर 0, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, ये तीनों 0 0 हो सकते हैं क्योंकि तीनों के बीच में कोई संधारित्र नहीं। अब बचे कौन सा, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। इस बिंदु पे तो मैं क्या लिख सकता हूं V, क्योंकि यहां से यहां तक कोई नहीं है संधारित्र। इन बिंदुओं पे कितना होगा ये हमको पता लगाना है। तो इन पे देखो, मैं मान लेता हूं यहां पे x मान लेता हूं, तो यहां से यहां तक कोई दूसरा संधारित्र नहीं है तो ये भी x होगा। इसको मान लेता हूं y, x और y हो गए। चलो इसका दूसरा परिपथ मैं बनाता हूं। तो दूसरा परिपथ, इसको उतार लेना, एक बार वीडियो को यहां पे रोक लो, क्वेश्चन नंबर 6 को उतार लो, उसको 5 डाल देना, इसको 6 डाल देना। छठवें वाले क्वेश्चन, ये जो 5वां वाला क्वेश्चन है, ये जो 5 लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, इसको चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो, बाकी सब पढ़ने पड़ेंगे, सब सिलेबस में है, ये नहीं है बस, ठीक है। चलो इसका सरल परिपथ हम बनाने की कोशिश करते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही परिपथ बना लो। इसमें 4 बिंदु हैं, ए और बी के बीच में 4 बिंदु हैं, ए और बी सहित, ए, एक्स, वाई और बी। तो इधर मैं ले लेता हूं ए के आगे लास्ट में मैं ले लेता हूं बी। अब व्हीटस्टोन तो ऐसे बनता है, ऊपर ले लेता हूं एक्स और नीचे ले लेता हूं वाई। व्हीटस्टोन बनाने के लिए ऐसे मैं इनको मिला लेता हूं। अब कहां पे कितना है वो मैं जोड़ता जाऊंगा। यहां पे वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है V, और यहां पे पोटेंशियल कितना है 0, ठीक है। ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख लेता हूं A, इसको बाहर निकाल के लिख देना, यहां 0 तो यहां भी 0 और यहां B, ठीक है। अब देखो कहां कहां कितना क्या जुड़ा हुआ है वो सब हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला संधारित्र किसके बीच में है, V और X के बीच में। V और X कहां है, V और X, यहां पे ये वाला संधारित्र हमने जोड़ दिया, ये जुड़ चुका है। ये वाला किसके बीच में है, V और Y के बीच में, तो इसको भी V और Y के बीच में जोड़ो। कहां है V और Y, V और Y, यहां पे इसको जोड़ लो, ये C। अगले वाले पे आओ, Y और X के बीच में कितना है C, Y और X और Y के बीच में भी है एक C यहां पे, और इसको यहां से स्पर्श नहीं कराना, इसलिए ऐसे घुमा के बना देना, ये स्पर्श नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसकी धारिता भी कितनी है C। अब देखो इसका भी हो गया, इसको देखो ये किसके बीच में, V और 0 के बीच में, V और 0 इसके बीच में, मतलब मैं यहां पे जोड़ देता हूं, कहीं भी जोड़ दो बीच में पूरे में। इसके बाद में ये दोनों बच्चे, ये किसके बीच में, Y और 0, Y कहां है, Y है, Y और 0, Y और 0 मतलब यहां पर। एक लास्ट और बच रहा है, ये कहां पर है, X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में, जिसकी धारिता कितनी है C। यहां पर जितने संधारित्र थे टोटल, वहां पे आगे 6 टोटल, यहां पर 6 ही तो है, 3 2 5 1 6, ठीक। यहां पे भी 6 के 6 आ गए। अब देखो C1 अपॉन में C2 बराबर C3 अपॉन में C4। C1 अपॉन C2 बना गया, C3 अपॉन C4 भी बनाएगा, तो ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये वाला संधारित्र कोई काम का नहीं बचा। तो क्या ये भी नहीं बचा, गलत, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से तो होगा। तो इसका अगला डायग्राम कैसे बनेगा, इस बीच वाले को हटाने के बाद यहां पे ए के बाद में एक संधारित्र ऐसे, इसके बाद में एक संधारित्र ऐसे, यहां से दूसरा संधारित्र ऐसे यहां तक, इधर आ जाएगा B पॉइंट, इधर A पॉइंट है, यहां से एक संधारित्र और यहां से एक संधारित्र के साथ ऐसे C C C C और C। इसको अब सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, C और C, C/2 C/2 और ये C। तो एक तो ऊपर वाला आ गया C/2, बीच वाला आ गया कितना C, और नीचे वाला आ गया कितना C/2। इधर है A और इधर है B। आंसर निकालना चाहते हो तो इसका आंसर आएगा C इक्वलेंट बराबर 2C। कैसे आया, तीनों को जोड़ देंगे, C/2 C/2 C और C प्लस C 2C, ये इसका आंसर है। तो इस तरह व्हीटस्टोन खत्म होता है। ये एक बहुत बढ़िया सवाल था, अगर तुम वैसे नहीं पढ़ना चाहो तो छोड़ देना, बाकी पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छा है, ये सबसे अलग है थोड़ा सा। लास्ट टाइप के सवाल, समांतर प्लेट संधारित्र संयोजन वाले सवाल, प्लेटों को आपस में कनेक्ट करके दे देगा, जैसा कि एक सवाल तुमको दिख रहा है।
अब तुमसे पूछेगा कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। समांतर प्लेट को कनेक्ट कर दिया, मतलब यहां पे 1 2 3 4 प्लेटें बराबर दूरी पे लगा दी, सबके बीच की दूरी है d। अब पूछ रहा है कि इस परिपथ की धारिता कितनी होगी। कितनी होगी अभी बताते हैं। देखो सबसे पहले ये a है ये b है, तो बैटरी को हम ऐसे जोड़ते हैं प्लस माइनस, तो a जुड़ेगा उच्च विभव यानी कि b से, पॉजिटिव से, और b किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। अब मैं बैटरी को हटा देता हूं। बैटरी को हर बार ऐसे जोड़ के देख लेना, परिपथ में तुमको पता चल जाएगा कितने संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो प्लस से जोड़ेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है। इसको माइनस से जोड़ा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब इन सभी प्लेटों के बीच की दूरी कैसी है, डी डी डी। यहां पे 3 संधारित्र तुमको दिख रहे होंगे। एक संधारित्र इन दोनों प्लेटों से बन रहा है, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस। एक संधारित्र इन दोनों के बीच में और एक संधारित्र इन दोनों के बीच में। 3 संधारित्र, और तीनों कौन से क्रम में, ऊपर नीचे तो समांतर क्रम में होते हैं, आगे पीछे होते तो श्रेणी क्रम में। ऊपर नीचे इसलिए तीनों समांतर क्रम में है। ऐसा मान लेता हूं कि सभी प्लेटों का क्षेत्रफल भी समान है। सभी प्लेटों का क्षेत्रफल है a, और यहां पे बिंदु डाल देता हूं, x y के बीच में तुल्य धारिता निकाल रहे हैं। ठीक है, सभी का क्षेत्रफल a है। अच्छा, इन सब की धारिता भी समान होगी फिर तो, c c c। धारिता क्यों समान होगी, क्योंकि प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और प्लेटों के बीच की दूरी भी समान है, धारिता समान। धारिता कितनी होती है, c बराबर कितना होता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। c बराबर कितना होता है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। ठीक है, ये सवाल तुमको थोड़े से अजीब लगेंगे, बट इनको पढ़ने से पहले समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ लेना एक बार। ठीक है, जिससे कि क्या है, तुमको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक, अब देखो यहां पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो ये तो बिंदु है A, और यहां पर 3 संधारित्र हैं, 1 2 और 3। तीनों की धारिता कैसी है, समान। A और B के बीच में तीनों की धारिता C C C। तो यहां पे C इक्वलेंट बराबर कितना आ गया, 3C। अगर C का मान, आंसर तो आ गया, C का मान तुमसे रखवा ले तो C इक्वलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के ऐसे दे दूं, दूसरा सवाल देखो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। ये x बिंदु है, और अब की बार ये जो चिमटे जैसी प्लेटें दिख रही हैं, इनको मैं ऐसे घुमा के कर देता हूं, थोड़ा सा दूसरी डिजाइन से। देखो अब की बार बताना मुझे कितनी धारिता आएगी। ऐसे बीच वाली जो चिमटे वाली प्लेट थी उसको ऐसे लगा देते हैं, ये B है तो, और इनके बीच की दूरी समान है वही। अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, यहां पर D, ये वाली भी D और ये वाली भी D, सबकी दूरी समान। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नीचे वाले पे भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इसमें कितने संधारित्र तुमको दिख रहे हैं। तो मुझे एक तो ये प्लेटों का क्षेत्रफल A A A A A, मतलब इसकी धारिता C, इसकी धारिता C, बीच वाले का पता लगेगा। अभी देखो ऊपर वाला संधारित्र है, एक प्लेट पे प्लस दूसरी पे माइनस, बिल्कुल संधारित्र है। नीचे वाला संधारित्र है, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, बिल्कुल संधारित्र है। क्या बीच वाला संधारित्र है, संधारित्र की दोनों समांतर प्लेटों पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें एक्चुअल में कितने संधारित्र समांतर क्रम में है, 2 या 3? तो उसका जवाब है 2, और 2 हैं तो ऐसे सॉल्व होगा इस तरीके से, एक संधारित्र और इसके बाद में दूसरा संधारित्र C C। आंसर में क्या आ जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। ये C इक्विवेलेंट आ गया इसका। तो ऐसे करेंगे सवाल को। आगे चलते हैं कुछ और इस पे आधारित सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तुमको बताना है इनकी धारिता। देखो तीसरे को समझ लो पहले, तीसरा सिंपल है, इसको कर करा के फ्री करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में A और B, अगर मैं A पे प्लस चार्ज देता हूं या फिर A को पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ता हूं प्लस, इस पे भी क्या आएगा प्लस, और इस पे क्या आएगा माइनस। इनके बीच का जो गैप है वो ये, इसमें भी D है, इसमें भी D है। प्लेटों का क्षेत्रफल A A A। ठीक है, अब देखो यहां पे एक्चुअल में एक संधारित्र ये वाला और एक ये, 2 संधारित्र है,
और दो, एक ये वाला और एक ये वाला, दो संधारित्र और दोनों समांतर क्रम में है। इस तरीके से एक संधारित्र और यहां पर दूसरा संधारित्र, और दोनों की धारिता समान होगी। इसकी धारिता C तो इसकी धारिता C, इसकी C इसकी C, तो फाइनल आंसर C इक्वलेंट बराबर 2C और C इक्वलेंट बराबर 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो सबसे पहले इसकी बीमारी को फिनिश कर दिया। अब अच्छे सवाल लिए हमने दो, ये तो हो गए बेसिक सवाल। ऐसे कितने ही सवाल तुमको बन के आ सकते हैं, उसमें तुमको ये ढूंढ लेना। अच्छे सवाल पढ़ते हैं कुछ। चौथा और पांचवा अच्छा सवाल है, जिसमें ये जो स्प्रिंग टाइप से लगाया गया है ना, ये एक सिंपल कनेक्टिंग वायर है। ये कोई प्लेट वगैरह नहीं है, ये सिंपल कनेक्टिंग वायर है, तार है केवल। इस सवाल को ध्यान से समझना। इसमें ये वाला X सिरा है और ये वाला Y सिरा है, ठीक। X और Y हमने मान लिए। प्लेटों का क्षेत्रफल A है, उसको भूल जाओ। इसकी धारिता C है, तो इसकी C और इसकी धारिता भी कितनी होगी, C। लेकिन इसमें सभी श्रेणी में है या समांतर में, डायरेक्ट मत कर देना। अभी तक के सवालों में डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट मत कर देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें डायरेक्ट नहीं, सोचना थोड़ा दिमाग लगा के। ये X है और ये वाला Y है। X Y की जगह पे कुछ अलग बिंदु ले लो, क्योंकि X और Y को हम दूसरे बिंदु लेते आए हमेशा से। यहां पे P और यहां पर Q, P और Q के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। यहां पर भी P और यहां Q, ठीक है। देखो, एक संधारित्र, अगर मैं बैटरी को जोड़ता हूं PQ से, ऐसे मैंने बैटरी को जोड़ा, तो पॉजिटिव टर्मिनल माइनस, यहां पे विभव B और यहां पे विभव 0। यहां पे विभव B है, तो इस प्लेट पर, पूरी प्लेट पर विभव कितना हो जाएगा, B, और इस प्लेट पर विभव कितना हो जाएगा, 0। अब इन दोनों पर विभव नहीं पता, सेम होगा, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट भी है, इस पर विभव मान लेता हूं मैं X, तो यहां पर भी विभव कितना, X। तो देखो, एक संधारित्र तो जुड़ रहा है X और V के बीच में, भाई यहां पे विभव B और यहां पे कितना, 0। X और V के बीच में एक संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है B और X के बीच में, और तीसरा संधारित्र है X और 0 के बीच में। ये तीन संधारित्र यहां पे जोड़े गए हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो सबकी धारिता समान होगी, वो तो डाउट ही नहीं है, क्योंकि सभी प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, दूरी भी समान है। तो यहां पर एक तो P बिंदु लेते हैं, और दूसरा कौन सा बिंदु है, Q। P और दूसरा है Q, बीच में एक बिंदु लेते हैं X। एक संधारित्र जुड़ा है, इसका विभव कितना, V, और इसका विभव कितना, 0, सही है। यहां पर X का विभव X ही है। एक संधारित्र जुड़ा है B और X के बीच में, B और X के बीच में एक संधारित्र यहां पे जोड़ दिया, बोलो ठीक। दूसरा संधारित्र जुड़ा है कहां पर, दूसरा संधारित्र कहां पे जुड़ा है, ये वाला B और X के बीच में, B और X के बीच में, X और V, और ये भी B और X के बीच में, मतलब ऐसे। ये दो हो गए B और X के बीच में, एक तो ये भी X और V के बीच में, ये भी X और V के बीच में, तीसरा X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में, C C C। ये समांतर में 2C और ये कितना, C। अगला परिपथ कैसे बनेगा इसका, अगला परिपथ ऐसे बनेगा इस तरीके से। ये तो कितना, 2C और ये कितना, C। इनिशियल पॉइंट P और फाइनल पॉइंट Q, ठीक है। अब मैं इसकी C इक्वलेंट निकालता हूं, तो कितना, 2C इंटू C अपॉन में 2C प्लस C। यहां से देखो C इक्वलेंट बराबर 2C स्क्वायर अपॉन में 3C। भाई 2C और C कितना हो गया, 3C। एक C से एक C कट गया, कितना आया, C इक्वलेंट बराबर 2C बाई 3। ये C इक्वलेंट की वैल्यू हमने निकाल दी, बोलो क्लियर है। अब C का मान अगर तुम रखना चाहो, तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू 3/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D आ जाएगा इसका आंसर, अगर हम निकालना चाहें तो। कैसे निकाला है, पूरी प्रक्रिया देख लो। पांचवा सवाल इसी मेथड से करना है, पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, केवल परिपथ बनवा देता हूं। ये वाला P है, इसका विभव होगा V, ठीक है, इसका विभव होगा 0। अब यहां पे कोई विभव नहीं है और ये आपस में कनेक्टेड है, तो यहां पे विभव मान लेता हूं X, यहां पर भी कितना हो जाएगा, X, ठीक है। इन परिपथों में थोड़ा सा अंतर है, इस वाले में और इस वाले में। तो एक संधारित्र, इसकी धारिता C और C, ठीक, तीनों की धारिता C है।
तीनों की धारिता C है, तो यहां पे देखो P से परिपथ शुरू हुआ, Q तक गया और बीच में कौन सा बिंदु आया, X। एक संधारित्र तो है X और V के बीच में, यहां पे विभव V और यहां पे विभव कितना, 0। एक संधारित्र तो यहां पर है जिसकी धारिता कितनी है, C। एक है V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में मतलब यहां V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में एक संधारित्र है, तो ये P और Q से सीधा जुड़ेगा। एक संधारित्र है 0 और X के बीच में, मतलब यहां पर C, इसकी धारिता C। ये C और C कितना हो जाएगा, C/2। तो C इक्वलेंट बराबर C/2 और C 3C/2। अगर C का मान लिखेंगे 3A/0/2D, पहले का उल्टा आ गया। पहले आंसर में 2 ऊपर था 3 नीचे था, अब की बार आंसर में 3 ऊपर है और 2 कहां है, नीचे। तो इस तरीके से तुम ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि सारे सवाल इसी मेथड से करना है। एक बार उतारो, फिर मैं तुमको हल्की सी एक हिंट और देता हूं जिससे कि तुम कभी डाउट में ना हो। उतार लो इसको, उतार लिया, ठीक है। देखो जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक सवाल दिया था ऐसा कि भाई ये तो P बिंदु है और ये वाला इधर बिंदु है कौन सा, Q। यहां पे देखो एक संधारित्र C और C, ठीक है, C 3 संधारित्र है, A और A। बीच की दूरी सब में D है, D और यहां पर भी कितनी, D, ठीक। अब इस जगह का, यहां पे देखो इस जगह का विभव कितना, B, क्योंकि P से जुड़ रहा है, इस जगह विभव B। इस जगह का विभव कितना, इस जगह का विभव 0 और इस जगह का विभव 0। तो देखो ये भी V और 0 के बीच में है, ये भी V और 0 के बीच में है और ये भी V और 0 के बीच में, इसीलिए तीनों समांतर हो गए थे। तो तुम चाहो तो इस मेथड से ही करना, बेसिक मेथड से। कैसे करोगे, एक साइड में तो P और दूसरी साइड में Q। यहां पर P के लिए विभव V और Q के लिए विभव कितना, 0, ठीक है। अब 3 संधारित्र हैं, ये भी किसके बीच में, 0 और B के बीच में, दूसरा भी V और 0 के बीच में और तीसरा भी V और 0 के बीच में। तो डायरेक्ट समांतर मैंने इसलिए बता दिया था तुमको। बाकी बेसिक मेथड से करें तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि मैंने सवाल नंबर 4 और 5 किए हैं, उसी मेथड से करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ अच्छे सवाल भी पढ़े, ज्यादातर तो ये सिलेबस के ही हैं, बट कुछ सवाल थोड़े से एडवांस भी थे, जैसे कि इसमें तो नहीं, पिछले वाले में एक सवाल मैंने करवाया था। इसके अलावा बुक में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है वो तुम सॉल्व जरूर करना। तो आज का वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो गया है ऑलरेडी, इसको मैं और नहीं बढ़ाना चाहता। कुछ न्यूमेरिकल्स और भी हैं जो कि अब एक टॉपिक करवाऊंगा पहले, उसके बाद में वो करवाऊंगा, जिससे कि सारे न्यूमेरिकल एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो लेक्चर के साथ।